हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम देखेंगे आपका क्लास 12th जो है उसकी जो आपकी कविता है, यानी कि इसको हम पद बोल सकते हैं। आपका जो पद है तुलसीदास का 7th वाला, वो हमें देखना है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में करेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसे अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि जब श्री राम जो है, जब वो वनवास को चले गए थे, तो जो उनकी माता कौशल्या है उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, हमने ये जो पद पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका आंसर देना है अपने वर्ड्स में। तो इसको हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, किस तरीके की उनकी स्थिति हो गई थी। वो बहुत ही व्याकुल हो गई थी श्री राम के वियोग में, उनकी चीज़ों को देख देख कर वो बहुत दुखी हो जाती थी। ऐसा हमने इन पदों में पढ़ा है। आपका जो फर्स्ट जो पद है, पहला पद है, उसमें यही सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है तुलसीदास के द्वारा, कि जो माता कौशल्या है वो श्री राम के वियोग में इतनी व्याकुल हो गई हैं, इतनी भावुक हो गई हैं कि वो उनके धनुष को देख देख कर रोती हैं, देखती हैं उनको, उनकी छोटी छोटी जूतियों को अपने मस्तिष्क से लगाती हैं, है ना। हमने इस फर्स्ट पद में ये पढ़ा था, तो आपको उसी के अनुसार लिखना है अपने शब्दों में। तो राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या अत्यंत भावुक हो उठती हैं, वह व्याकुलता का अनुभव करती हैं। राम से संबंधित वस्तुएं उन्हें पुत्र प्रेम का श्रवण करा देती हैं। वह राम के धनुष बाण को देखती है, राम की जूतियों को देखती है और भाव वात्सल्य वश उन्हें अपने हृदय से, नेत्रों से लगा लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने मस्तिष्क से लगा लेती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। बाकी आप सेकंड जो पद है हमारा, उसकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि वो राम जी को कहती हैं सेकंड पद में कि जो राम है वो दोबारा से अयोध्या लौट आओ, उनसे आग्रह करती है, क्योंकि जो उनके अश्व हैं, उनके जो घोड़े हैं, वो भी उनके वियोग में काफ़ी व्याकुल हो गए हैं, काफ़ी दुबले कमज़ोर हो गए हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया है तुलसीदास जी ने। तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं इस पद के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस पद से 2-3 क्वेश्चंस आपके मोस्टली आ सकते हैं और एक क्वेश्चन आपका काव्य सौंदर्य के लिए ज़रूर आ सकता है। तो आपने अगर इसकी पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं देखी इस कविता की, तो फटाफट से जाके देखो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है, वहाँ से जाके देखेंगे। और उसके बाद जब आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आप अगर ये 4-5 क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो आप देख लेते हैं और उसे देखकर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कविता जो है, आपका जो पद है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको आ गया है, तो ये आप जो भी कुछ सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। बिकॉज अगर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखी है, हमें इस पद को अच्छे से उसके बारे में हमें पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शब्दों में इसका जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे देगा, और अगर आपको उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी प्रश्न की, तो फिर आप उत्तर कैसे देंगे। इसीलिए आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो है, वियोग अवस्था में सुखकारी वस्तुएं भी दुख क्यों देने लगती हैं, गीतावली के से संकलित पदों के आधार पर उत्तर दीजिए। ये जो पद है ये गीतावली से लिए गए हैं, आप सभी को पता होगा अगर आपने पद जो है ये पढ़े हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वियोग अवस्था, यानी कि जहाँ पर जो एक दूसरे से जो दूर है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से दूर है, उसे हम वियोग अवस्था कहते हैं। और संयोग अवस्था वो होती है जिसमें दोनों जो व्यक्ति हैं वो आपस में मिले हुए, यानी कि पास पास हैं, ठीक है। तो वियोग अवस्था और संयोग अवस्था आप सभी को क्लियर हो गई है। तो अब इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि वियोग अवस्था में जो सुखकारी वस्तुएं होती हैं, यानी कि अगर हम अपनी बचपन की कोई फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि अगर हम कोई फ़ोटोज़ देखते हैं अपनी, या फिर हम अपनी बचपन की कोई ड्रेस देखते हैं, तो देखकर हमें वो कितनी प्यारी लगती है, कितना हमें ऐसा अच्छा अच्छा फील होता है, हम अपने बचपन में खो जाते हैं कि हाँ हमने ऐसी ड्रेस पहनी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो वियोग अवस्था है, अगर हम किसी और जो व्यक्ति है जो हमारे साथ काफ़ी क्लोज है और हम उसकी कुछ बचपन की यादें देख रहे हैं, उसकी कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो हैं, मेमोरेबल जो फ़ोटोज़ हैं, अगर हम उसे देख रहे हैं और वह व्यक्ति हमसे बहुत दूर है, तो हमें उसकी याद आने लगेगी, ठीक है। तो आप इससे अपने से रिलेट करके चलेंगे तो आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या है, आप इसमें किस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं और जो आंसर है किस तरीके से लिख सकते हैं। जो वस्तुएं संयोग काल में सुख कारक होती हैं, वही वियोग अवस्था में दुख के कारण बन जाती हैं, क्योंकि
उन वस्तु जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उस व्यक्ति से, उसे देखकर हमें जो व्यक्ति है उससे अगर हमें जुड़ाव है तो हमें उसकी याद आने लग जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से हम काफ़ी व्याकुल जो है वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसे देखकर जुड़े व्यक्ति की याद हो आनी। यह बात श्रृंगार और वात्सल्य दोनों रसों से उत्पन्न होती है, यानी कि जो श्रृंगार रस होता है, आप सभी को पता है श्रृंगार रस के अंदर वियोग रस और आपका संयोग रस आता है, ठीक है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ऐसे ही जो आपका वात्सल्य जो रस है वो किस प्रकार का होता है, जिसमें ममता का भाव झलक रहा हो, यानी कि जिस पद को, जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के बाद हमें ममता का जो आभास है वो होने लगे, बचपन की जो काल्पनिक चीज़ें हैं वो दिखाई जाए, उसे हम वात्सल्य रस के अंदर डाल देते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, माता यशोदा अपने पुत्र से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव वात्सल्य हो उठती है, वह राम के लौटने तक की कामना करने लगती है। यह उनकी उद्दीपन विभाग को क्या करते हैं, जो है दिखलाते हैं, दर्शाते हैं। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति हमसे काफ़ी दूर है और हम उसकी छोटी छोटी यादों को भी देख रहे हैं तो हमें उस व्यक्ति की याद आने लगेगी। तो सेम आपको इसी में लिखना है, बस इसमें राम जो है, राम का आपको थोड़ा सा ऐड कर देना और माता कौशल्या का ऐड कर देना, ठीक है, फिर इजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, जननी निर्खात बाण धनुया, ये जो आपकी पंक्ति है इसकी आपको काव्य सौंदर्य करें, यानी कि ये जो पूरी पूरी आपको यहाँ पे पंक्ति दी गई है 4-5 लाइनों की, इसका आपको काव्य सौंदर्य करना है। और अगर आपको काव्य सौंदर्य करना नहीं आता है, यानी कि आपको ये नहीं पता कि काव्य सौंदर्य हमें किस तरीके से करना होता है, तो उसकी वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, उसे जाके फटाफट से चेक करो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कि किस तरीके से हम काव्य सौंदर्य करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों ही ऐड होते हैं। तो भाव सौंदर्य जो है उसमें क्या होता है, यानी कि जो पंक्ति में जो लेखक है, जो कवि है, जिस प्रकार से उसने पंक्ति में, पद में जो भाव दिखलाया है वही भाव हमें भाव सौंदर्य में लिखना होता है, यानी कि जो चीज़ उसने हम पद में वर्णन किया है जिस चीज़ का, वही चीज़ हमें भाव सौंदर्य में लिखनी होती है, ठीक है। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम होगी, उसे थोड़ा सा अवॉइड करना। तो नेक्स्ट आपका है, भाव सौंदर्य में हमें किस तरीके से लिखना है। देखो, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है भाव सौंदर्य को और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 4-5 लाइनों का होना चाहिए, 4-5 लाइनों से ज़्यादा बड़ा मत करना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो माता कौशल्या है वो राम जी के बचपन की जो चीज़ें हैं उनको देखकर श्रवण करती हैं और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, उनकी यादों में खो जाती हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि जो तुलसीदास जी हैं वो इस पद में, इन पंक्तियों में यही वर्णन कर रहे हैं कि जो श्री राम है वो वनवास को चले गए हैं और उनकी याद में जो माता कौशल्या है वो काफ़ी व्याकुल जो है वो हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको काव्य सौंदर्य में, आपको पता होगा उसके बाद आपको क्या करना होता है, काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य भी होता है। 1 सेकेंड, हाँ, काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य होता है। तो शिल्प सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? शिल्प सौंदर्य का अर्थ है कि जो भी लेखक ने, जो भी कवि ने इस कविता में, इस पद में, इन पंक्तियों में जो भी अलंकार यूज़ किए हैं, जो रस यूज़ किया है, किस भाषा में लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको शिल्प जो सौंदर्य है उसमें लिखनी होती है, ठीक है। शिल्प सौंदर्य में लिखनी होती है, ये चीज़ क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे, यानी कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपने अभी यहाँ पे जो पंक्ति है वो हमें दी गई है, आपको इन्हीं के अनुसार क्या करना है, इन्हीं के अनुसार आपको अलंकार छाट कर लिखना है। ऐसा ना हो कि आप पूरे पद में से कोई भी अलंकार लिख कर आ जाए, नहीं, जो पंक्ति आपको दी हुई है आपको उन्हीं पंक्तियों के अलंकार को देखकर और फिर लिखना है। तो इसमें आपको 2-3 अलंकार दिख जाएंगे। पहला है बार बार, इसमें पूर्ण रूपी प्रकाश अलंकार है। दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा जो जाई जगावती, इसमें आपको अनुप्रास अलंकार जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 अलंकार तो हो गए, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। और शिल्प सौंदर्य लिखने का मैंने बहुत अच्छा आपको तरीका बताया था, आपको इस तरीके से शिल्प सौंदर्य लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको शिल्प सौंदर्य अपना अट्रैक्टिव बनाना है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले आपको कवि का नाम लिखना होगा, ठीक है। कवि का नाम लिखने के बाद, यानी कि कवि का नाम क्या है, तुलसीदास है, फिर कविता का नाम क्या है वो लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है आपको इसमें किस भाषा में लिखा गया है वो चीज़ आप लिख सकते हैं, भाषा, ठीक है, या और किस शैली में लिखा गया है वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। कौन सा इसमें रस है, ऐसे रस जो है
इस तरीके से लिखकर फिर डॉट डाल के और फिर जो वात्सल्य रस है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे 4-5 और उससे जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, टीचर को चेक करने में बहुत आसानी हो जाती है और टीचर हमेशा चाहता ही है कि उसे चेक करने में आसानी हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है और ये सारी बातें मैंने आपको काव्य सौंदर्य किस तरीके से लिखना है उस वीडियो में बताया है, तो उसे जाकर फटाफट से चेक कर लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और यहाँ पे आइकन में हो सकेगा तो यहाँ पे आइकन में भी मैं आपको मेंशन जो है वो कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलंकार कौन सा है, तो अलंकार लिखो, फिर रस की तरह ऐसे डॉट डालो जैसे यहाँ पे डाला है और फिर जो जो अलंकार यूज़ किए गए हैं वो लिख दीजिए और जिस चीज़ में लिखे गए हैं जिसकी ये बार बार है तो इसमें लिख दीजिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और जो मैंने बताई थी जो जाही जगाव थी उसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और अगर आपको अलंकार की वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी जो कविता हैं उसमें किन किन पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली बनाऊंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सभी को वो वीडियो की नीड नहीं है और मैं बना दूं, तो अगर आपको उस वीडियो की नीड है तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमें वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं, ओके। नेक्स्ट फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, गीतावली में संकलित पद राधो एक बार फिर आवो में निहित करुणाजनक संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि ये जो आपको पद ये पंक्ति दी गई है छोटी सी राधो, राधो का अर्थ क्या है, यहाँ पे राम है राधो का अर्थ, ठीक है। इसमें जो माता कौशल्या है वो क्या बताती हैं, वो इसमें अपना भावुकता ना दर्शाकर वो इस पद में ये दर्शाती हैं कि जो श्री राम के जो अश्व हैं जो घोड़े हैं वो भी उनके वियोग में काफ़ी व्याकुल हो गए हैं, उन्हें उनकी याद बहुत सताती है जिस कारण क्या है वो काफ़ी दुर्बल हो गए हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। तो आप ऐसे मेंशन करके लिख सकते हैं, इस पंक्ति को थोड़ा सा लिख दीजिए और ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए कोमों में, जो कोमाज हम यूज़ करते हैं वो, और उसके बाद आप लिख सकते हैं माता कौशल्या की करुणा और संदेश निहित है कि माता कौशल्या इस पंक्ति के माध्यम से राम को पुनः अयोध्या लौटने का आग्रह करती है और इस बार क्या करती हैं, वो अपना ना कहकर अपने लिए ना बुलाकर वो घोड़ों के लिए जो है उनको बुलाती हैं। तो घोड़ा शब्द अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें आपको अश्व जो शब्द हैं वो यूज़ करना है, बिकॉज देखो हम जो आंसर लिख रहे हैं उसमें हमें एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना है, उसके जो पर्यायवाची है उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही पर्यायवाची आता है तो लिखें, ऐसा ना हो कि आपको पर्यायवाची नहीं आता है और फिर आप लिख रहे हैं। तो हमें घोड़ों का तो पता ही है कि इसमें अश्व जो है इस पद में भी यूज़ किया गया है, तो अश्व जो है वो आप लिख सकते हैं कि जो अश्व हैं वो श्री राम के वियोग में काफ़ी दुखी हैं, उदास हैं और दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा इसको एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। एंड यहाँ आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही कराया, तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड अगर आप न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड आपको पता होगा हमारे चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी की तैयारी कराई जाती है फॉर क्लास 12 इन हिंदी मीडियम। सो देरी किस बात की है, अभी आपके एग्जाम्स आ ही रहे हैं, ठीक है, तो उनकी प्रेपरेशन हमें बहुत धमाकेदार करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, तो उसके लिए अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी भी वीडियोस मैंने बना रखी है, जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने अभी तक क्रिएट की है आप सभी के लिए बनाई हुई हैं, उन्हें जाकर देखो, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो उनको जाकर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अब आपका एग्ज़ाम का टाइम है, अगर आप अभी भी नहीं देखेंगे तो फिर आप कभी देखेंगे, ठीक है, इसीलिए अब आपको देखना ही पड़ेगा और देखकर अपने अच्छे से उनको पढ़िए और उनकी प्रैक्टिस जो है वो करिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो उसे भी जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यूनिक और क्लासेस की स्पेलिंग तो आपको आती है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाय द वे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो वहाँ से भी जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ पर आपको दे देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।